हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इसी वीडियो के अंतर्गत आज हम आपका अध्याय 1 का ईंट मनके तथा अस्सियाँ के अंतर्गत आज हम जो है आपको 1 से 5 तक हमने वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट में डाल दिया है। आज आपका सेकंड पार्ट में अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आज सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला है, चलिए हम एक क्षण आपका 1 से 5 तक भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख ही सकते हैं, हमने इसका अलग वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, अन्यथा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। सबसे पहला प्रश्न है, किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पुरस्थलों का उल्लेख कीजिए। तो विकसित हड़प्पा पुरस्थलों का उल्लेख सबसे पहला क्या है? मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ है मृतकों का टीला होता है। यहाँ से आंशिक समाधान तथा पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड है आपका कलिबंगन। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ी। यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 7, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से अभिप्राय लोगों द्वारा एक ही स्थान पर निरंतर रहने के कारण भूमि के किसी विशेष भाग का नियमित रूप से उपयोग एवं पुनः उपयोग से आवासीय मलबे बन जाते हैं, जिन्हें टीला कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखिए। मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताएं। पहला है, मोहनजोदड़ो एक विशाल शहर था। यह 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। दूसरा, प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित स्नान घर होता था, जिसकी नाली दीवारों के माध्यम से सड़क की मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। प्रश्न क्रमांक 9, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है? हड़प्पा की अपनी अपनी विकसित मापतल प्रणाली थी। मापतल के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था। ये बाट चट नामक पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि थे, जिनकी सर्वोच्च सीमा 12,800 तक थी। बाटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने भारत में अपनी खोज 19वीं शताब्दी के मध्य प्रारंभ की थी। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न 11, फायांस क्या है? ये कहाँ मिले हैं? फायांस घिसी हुई रेत अथवा बालू एवं रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाने वाला पदार्थ है। इसे बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगर केंद्रों से ही प्राप्त हुई है। प्रश्न 12, जनरल मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। दयाराम साहनी और दयाखलदास बनर्जी की खोजों के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। प्रश्न 13, सालन पत्थर से क्या अभिप्राय है? सालन पत्थर सैंडुल कुरेंस अर्थात सालन पत्थर हाथ द्वारा प्रयोग होने वाली चक्की होती है। सैंडुल कुरेंस की संरचना एक उबड़ खाबड़ पत्थर से तैयार की जाती थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधुभाषी इस यंत्र का प्रयोग अनाज पीसने के लिए करते होंगे। प्रश्न 24, अवतल चक्की से क्या अभिप्राय है? इनका क्या उपयोग होता है? अवतल चक्की स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित चक्कियाँ जिनके तल सामान्यतः उत्तल होते थे, अवतल चक्की कहलाती है। इनका उपयोग हड़प्पा काल में अनाज पीसने में किया जाता था। प्रश्न 15, ग्रिड पद्धति से क्या आशय है? ग्रिड पद्धति
सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के लिए विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। प्रश्न 16, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्य हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस उपजाऊ मैदान में मुख्य रूप से गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कोई दो बिंदु लिखिए। यह एक नगरीय सभ्यता थी क्योंकि पुरातत्व विद्वानों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। इस प्रकार का सुनियोजित नगर विन्यास विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। नगर नियोजन से सिंधु निवासियों का श्रेष्ठ निर्माण ज्ञान अभिव्यक्त होता है। प्रश्न 18, सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन की दो विशेषताएं लिखिए। सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन की विशेषताएं निम्नलिखित है। सिंधुवासी मातृ पूजा, देश देवी पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा, सूर्य पूजा एवं वृक्ष पूजा करते थे। दूसरा, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं प्राप्त हैं। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। प्रश्न 29, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई दो कारण लिखिए। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। पहला, अनेक विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश, विनाशकारी बाढ़, नदियों का सूखना, मार्ग बदलना, भूमि के अत्यधिक दोहन जैसे कारकों ने इस सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इस सभ्यता के पतन का तार्किक कारण केंद्रीकृत हड़प्पा राज्य का अंत होना प्रतीत होता है। प्रश्न 20, हड़प्पा सभ्यता के संपर्क सुदूर क्षेत्रों में था, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी के लोगों का मेसोपोटामिया तथा इसके अन्य भागों और फारस खाड़ी के साथ व्यापारिक संपर्क थे। पुरातात्विक खोज से ज्ञात होता है कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी संभवतः तांबा लाया गया था। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तवन जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, उसके अवशेष ओमनी स्थलों से प्राप्त किए गए थे। तो हमने जो है एक पाठ का संपूर्ण प्रश्न का आपको उत्तर बता दिया है। अब हम आपको अध्याय 2 का अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देखने के लिए ज़रूर तैयार रहें। अगर आपने अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी PDF प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं, आज हम इस कड़ी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।